नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ याज मोरस और आज अपने नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप जानते हैं मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिनकी शख्सियत की मुख्तलिफ जहदें हैं और उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से अपना नाम बनाया है और माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज मेरे साथ जनाब इमरान अशरफ साहब मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगी कहानी, उनके सफ़र और किस तरह से वो माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके हवाले से जानेंगे। इमरान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आई नो आपकी मसरूफियात हैं और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आपके स्केड्यूल हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शायद भाई, शुक्रिया आपका। आपने टाइम निकाला और आपने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। मसरूफियात तो ज़िंदगी की चलती रहती हैं, लेकिन मैं बड़े दिनों से हम प्लान कर रहे थे और हो नहीं पाया, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों सिंक हो गए, सिंक्रोनाइज हो गए और आज रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे मैं इंट्रो में कहा कि आपकी बहुत सारी जहदें हैं, मौसीकार भी हैं, आपने जो है वो टीवी की दुनिया में भी नाम बनाया, कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत सारी भी हैं, दरस व तदरीस से भी वाबस्ता हैं। तो इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, अपने बचपन के बारे में बताइएगा। देखिए, तदरीस का अमल तो बचपन से ही चल रहा है कि जब मैं सिखाने का अमल जिसको हम कह सकते हैं, सही, कि जब मैं पढ़ता था तो फिर आके छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता था जो गली के या घर के होते थे। म्यूज़िक 1989 में शुरू किया और 5 सितंबर 1989 में म्यूज़िक शुरू किया, जब 10-11 साल का था मैं। और सीखना शुरू किया, कज़न की शादी होने वाली थी अक्टूबर में, तो मैंने कहा 1 महीने में हम कोई कॉन्गो ड्रम वगैरह सीख लें। सही, तो वो जाके ड्रम कॉन्गो शुरू किया, तो विद इन अ मंथ कॉन्गो सीख के हमने ड्रम शुरू कर दिया। फिर वो तकलीफ भी हो गई। फिर ड्रम के साथ साथ वो इतना जुनून था, इतना शौक़ था कि स्कूल के बाद फिर मैं चला जाता था क्लब, वहाँ पे कॉन्गो पे प्रैक्टिस करता था, फिर सेंटर जाता था, वहाँ पढ़ता था, फिर घर आता था। तो सोते जागते उठते बैठते मुझे म्यूज़िक जहन में रहता था। अच्छा, पढ़ाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा ज़बरदस्त रहा हूँ, शुरू से लेकर जब तक मैं पढ़ता रहा हूँ तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन रही है। सही। प्राइमरी में, सेकेंडरी में तो पूरे डिवीज़न में मैंने टॉप किया था, 98 पॉइंट समथिंग मार्क्स लिए थे पूरे डिवीज़न में। तो मैट्रिक पे ये मुझे शौक़ लग गया था, तो फिर पढ़ाई थोड़ी सी हल्की हो गई थी, कम, लेकिन फिर भी पढ़ा था। फिर स्वीडिश कॉलेज से मैंने डिप्लोमा किया था गारमेंट्स में। सही। तो वहाँ से स्वीडिश कॉलेज के बाद फिर मैं आशिवानी से मैंने इंटर किया, उसके बाद फिर कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स भी एडवांस एजुकेशन में और करिकुलम साइकोलॉजी में। तो वो सिलसिला अपनी जगह चलता रहा, लेकिन उसके साथ साथ मैं बचपन से ही जब जो अपने से नीचे क्लासेस होती थी वो पढ़ाया करता था। और जब मैं जो सबक लेकर आता था, 15-20 दिन में मैंने इतना कर लिया था कॉन्गो और ड्रम पे कि वो मैं सबक फिर आके जो दूसरे शौकीन लोग होते थे जो क्लब में नहीं जा सकते थे या वहाँ की फ़ीस ज़्यादा थी या फिर टाइम का इशू था, तो फिर उनको मैं घर पे कॉन्गो में सिखाया करता था। सही। तो आधी फ़ीस में गया, चलो, तो फिर मैं वहाँ से भी अपना खर्चा पूरा किया करता। तो इस तरह ये 36-37 साल पहले सफ़र शुरू हुआ था, जो अल्लाह का शुक्र है आज भी चल रहा है। और जब भी सीख रहा था सिखा रहा था, आज भी सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने आपके कई काम जो हैं वो देखे हैं और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ और मुझे शायद आपके इतने सफ़र के बारे में तो नाइल हो। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपकी इतनी सारी जहदें हैं, तो कौन सी एक ऐसी चीज़ लगती है कि यार ये चीज़ जो है ना मेरी पहचान होनी चाहिए, या इस चीज़ से शनाख्त जो है वो इंसान को फ़ख्र देती है और अंदर से सुकून देती है कि ये मेरी चीज़ जो है वो इससे मेरी नाम की पहचान हो और इससे मुझे जो है वो याद रखा जाए। देखें, जो मौल्लिम का शोबा होता है वो तो सबसे आपका टॉप लेवल का होता है, जो कि नस्लें तैयार करता है। तो मौल्लिम के शोबे से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मुझे एज ए टीचर याद करता है। आज भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है, जब मैं किसी स्टूडेंट को अपने पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ या पढ़ाता हूँ कोई भी चीज़, तो वो उसको प्रॉपर ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ सिखाता हूँ, ताकि वो उनको मैं बताता हूँ कि बेटा ये सिर्फ एक कोर्स की टाइमिंग नहीं है, इस टाइम के अंदर आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, सीखना है। तो वो है सबसे ज़्यादा बेसिक मेरी जो अभी तक पहचान है, जो अल्लाह ताला ने जिससे मुझे पहचान बख्शी और जो एक मतलब एक मुकाम दिया, वो म्यूज़िक है। सही। म्यूज़िक में मैं डे 1 से आज तक एज ए प्रोफेशन, एज ए पैशन और एज एन हॉबी सब कुछ उसको लेके चल रहा हूँ। तो म्यूज़िक इज़ ऑन टॉप। सही, बिल्कुल सही आपने कहा ये सारी चीज़ें। अच्छा, मेरा भी तजुर्बा है, आप ज़्यादा इससे वाकिफ़ होंगे
कि हमारा जो अदीब है या जो हमारा फनकार है वो टेक्निकल चीज़ों में बहुत पीछे रहता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसे हमारी ट्रेनिंग की लैंग्वेज में उसको कहते हैं वो नहीं है। तो आपका इस तरह भी रुझान है, जदीद चीज़ों का भी आपको पता है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, उसको प्रोफेशनली कैसे करना है, और दौर जदीद के जो लवाजमात हैं उससे भी आपको वाबस्ता है। इसकी क्या वजह रही थी? शौक़ था, माहौल था, ऐसे लोग मिले थे, क्या चीज़ थी? अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी एक साथ। शौक़ भी था कि नई से नई चीज़ सीखें आप। सही। फिर अल्लाह का शुक्र है मैं राइटर हूँ, मैं कॉपीराइट लिखता हूँ, बड़े बड़े कमर्शियल शॉर्ट फिल्म, टीवी ड्रामे छोटे, और उसके साथ साथ लिरिक्स, मेरी शायरी बहुत बड़े बड़े मशहूर ऐसे कलाम हैं, हमदिया कलाम है, मनाजात है, नातिया कलाम है, गाने हैं जो मैंने एज एन पोएट या एज ए लिरिसिस्ट लिखे हैं, तो वो उसमें मैं बहुत कम अपना नाम शो करता हूँ। और इसी तरह टेलीफिल्म भी हैं वो भी, क्योंकि अगर आप खुद किसी को कुछ लिख के देते हैं ना तो आपके वो बंदा कहता है यार इसने लिखा है ना, ऐसे ही लिखा है। सही। और आप बोले फलां शायर से लिखा है, वो किसी से मिलता नहीं, वो करता, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरी ज़िंदगी एक एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने सीखे। और दौर के साथ चलना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर आप दौर के साथ नहीं चलते तो क्या होगा कि जब भी दौर के अलावा भी दुनिया में भी आप किसी के साथ चल रहे होते हैं तो दो रूल होते हैं कि एक रूल ये होता है कि आप उसका जब हाथ थामे होते हैं कि आपका हाथ यहाँ 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 तक, अब इसके बाद आपको या तो हाथ छोड़ना पड़ेगा या फिर उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप हाथ छोड़ देंगे, अपनी जगह रहेंगे, बस जो मैंने सीख लिया भाई यही सब कुछ है और सब नई चीज़ें बेकार हैं, और ये ख़त ही अच्छा था और किताबें ही अच्छी थी और ये नई चीज़ें बेकार हैं, तो वो फिर आप पीछे रह जाएंगे। सही। अगर आपको दौर के साथ आगे बढ़ना है तो आप हाथ छोड़ें नहीं, आप खुद अपनी जगह से हरकत करें दूसरी कंडीशन में और वो आगे बढ़ें। तो वो सोचें आपके जिस दौर में हम कैसेट सुनते थे, कैसेट से पहले ग्रामोफोन पे रिकॉर्ड सुनते थे, फिर कैसेट आई, फिर सीडी आई, फिर लेज़र डिस्क आई, लेज़र डिस्क के बाद फिर ब्लूटूथ आया, ब्लूटूथ के बाद व्हाट्सएप आया, ये व्हाट्सएप से पहले ईमेल के जरिए भेजा करते थे, अब व्हाट्सएप पे सब कुछ हो गया, वॉइस मैसेज क्या, वीडियो मैसेज क्या, सब कुछ बना के आप। तो हमें इसके साथ अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा, तब आप सर्वाइव कर पाएंगे दौर में, वरना आप पुराने हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, लोग आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही है, आपने बात की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल हैं या आर्टिस्ट हैं, आपको पता है कि हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट के लिए प्रॉब्लम होता है कि वो किस तरह से अपने फाइनेंशियल रिसोर्स यानी ज़िंदगी को का पहिया जो है वो किचन का चूल्हा कैसे चलाएगा। तो ये एक अलमिया होता है और शुरू में आपको पता है शनाख्त तो मेहनत करनी पड़ती है और वो नाम नहीं बनता। बहुत सारे आर्टिस्ट उसमें अपना जो है वो हिम्मत हार जाते हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं, क्या उन्हें करने की ज़रूरत है और सोसाइटी को क्या समझने की, सपोर्ट करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को जो वाकई गिफ्टेड हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं कि आगे वो आकर माशरे में नाम बना सकें? लेकिन ज़रूरत तो हर ज़रूरतमंद जिसको आप देखें उसकी पूरी करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। चाहे आप तन से हो, मन से हो, धन से हो, किसी भी लिहाज से, इवन एक छोटा सा अच्छा मशवरा भी दें, अगर आप किसी को दे सकते हैं तो दें। हमारे यहाँ क्या ड्रॉबैक होता है, बहुत सारे शायर ऐसे हैं, शायरी तो बहुत अच्छी लिख लेते हैं, उनसे बोलें जी इसको इसकी पिक्चर लेके, डॉक्यूमेंट्स पिक्चर लेके हमें व्हाट्सएप कर दें, तो उनको वो नहीं पता होता कैसे देखा है। बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अब लेटेस्ट उनको बोलोगे जी ये वो लाइट का सोफे पर रख दो तो वो बोल रहे जल जाएगा सोफा, अरे भाई कूल लाइट्स आ गई हैं। सही। और जी टेप्स का है, ये टेप्स नहीं, अब कार्ड पे रिकॉर्ड होता है और लाइफ टाइम उसका बैकअप भी बन रहा होता है। तो हम जिस फील्ड में भी हों, जो एक जनरल टेक्नोलॉजी चल रही हो, टर्मिनोलॉजी चल रही हो, उससे हमें अटैच होना चाहिए। चाहे राइटर हो, लिरिसिस्ट हो, डायरेक्टर हो, डीओपी हो, बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे कैमरामैन हैं, कमाल का फ्रेम बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको नया कैमरा दे दो तो वो ये ढूंढते रहते हैं इसमें अपर्चर किधर है, इसमें आयरस किधर है, उसमें आयरस कहते थे, इसमें अपर्चर कहते हैं, उसमें कलर ग्रे वो कहते थे, कलर टेम्परेचर इसमें कैल्विन कहते हैं। तो ये हमें जो नए दौर के लोग हैं उनके साथ कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आपके दौर में, हमारे दौर में तो बचपन में अगर किसी से लड़ाई होती थी और उसको जो महज़िब लोग होते थे अगर गाली नहीं दे सकते थे तो वो ठेंगा दिखा के भाग जाते थे। तो ठेंगा जो ना बड़ा बुरा तस्वुर किया था, लड़ाई झगड़े हो जाते थे इस पे। अब दौर चेंज हो गया, आज के दौर में ठेंगा आप किसी को नहीं दिखाएं, लाइक नहीं करें तो वो उसको वो कहता है आपको यार जल रहे हैं आप, जल रहे हैं मुझसे। तो ठेंगा दिखाना कंपलसरी हो गया है। बिल्कुल सही। अपनी खुशी का इजहार और दूसरे को गुड लक कहना है या उसकी तारीफ करनी है तो आपने ठेंगा दिखाना है। कितना उलट हो गया ना। बिल्कुल सही। लड़ाई झगड़े गाली से वही चीज़ अच्छी हो गई। तो दौर के साथ आप अपने आप को अटैच रखेंगे तो फिर आप ज़्यादा लंबी इनिंग खेल सकते हैं। बिल्कुल सही। आप डिजिटल मीडिया में भी बड़े एक्टिव हैं, ट्रेन भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, मुख्तलिफ लोगों को गाइड भी करते हैं। क्या समझते हैं आज के इस डिजिटल दौर में अगर प्योर जेन्युइन कंटेंट है या टैलेंट है वो कैसे ऊपर आ सकता है या नहीं आता, तो वो क्या वजूहात होती हैं?
देखें, दो चीज़ें, एक तो हम सब कुछ होने के बावजूद अगर टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है अभी वक्त नहीं आया। वक्त नहीं आया, वाह, इट टेक्स, ये बहुत बड़ी बात है। बंदा ये सोचता है यार मैं तो टैलेंटेड भी हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, मेहनत भी करता हूँ, ऊपर नहीं आता, तो उसको सब्र करना चाहिए। सही, वक्त आएगा। बहुत ये मुश्किल है आज के दौर में सब्र करना, क्योंकि सब्र करना, इस लोग बात को बहुत रियलाइज करने का सब कुछ आने के बावजूद भी टाइम लग रहा है। फिर दो तीन चीजें होती हैं, सब कुछ आने के बावजूद टाइम इसलिए भी लगता है कि अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, आप खुद अपने आप को मैनेज करके नहीं चल रहे, किस वक्त कहाँ क्या करना है, बिल्कुल सही, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप कहाँ क्या कर सकते हैं, बहुत अहम। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन आपकी वही हो। एक पहलवान को आप बिल्डिंग खिसकाने पे लगा दें तो बेकार है, वो तो कुश्ती या रेसलिंग में लगाएंगे तभी जीतेगा। बिल्कुल सही। और टेनिस वाले को क्रिकेट में खड़ा कर दें ग्राउंड में तो वो बाहर ही फेंकता रहेगा, और सॉरी अंदर ही फेंकता रहेगा, और क्रिकेट वाले को अगर टेनिस पे खड़ा करते हैं वो बाहर फेंकता। तो सही डायरेक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, फिर सारी चीज़ें आना, और फिर सब्र। नुसरत फतेह अली साहब को देख लें, हम 50 साल तक कोई उनको ऐसा नहीं जानता था, फिर जब नाम हुआ तो पूरी दुनिया में नाम हो गया। करंट में ले लें आप, राहत फ़तेह अली ले लें, शफ़क़त अमानत अली ले लें, इनके शुरू के 20, 30, 35 साल किसी ने भी नहीं जाना, लेकिन मेहनत इन्होंने नहीं छोड़ी, मेहनत करते रहे। और ऐसी भी मिसालें, आतिफ असलम 18 साल की उम्र में हिट हो गया, पहला गाना गाया और उस गाने में ना मॉडल थी, ना लोकेशन अच्छी थी, ना लड़की, कुछ भी नहीं था, सिंपल स्टोरी थी, और वो स्टोरी भी कोई नहीं थी, बस एक बच्ची आके लड़के के कान में कुछ कह रही है और बैंड एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर परफॉर्म कर रहा है, वो गाना हिट हो गया। आदत, और उसकी एज 18 साल थी, तो किसी को शुरू में मिल जाती है मंजिल, फिर उसको स्टेबल करना होता है। फिर आतिफ असलम को अगर मंजिल मिली तो उसने उसको डाउन नहीं होने दिया, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा उसने अपनी सिंगिंग इंप्रूव करता रहा, म्यूजिक करता रहा, अपने आप को अपग्रेड करता रहा, तो वो देखें स्टेबल है। राहत फ़तेह अली, शफ़क़त अमानत अली लोगों को थोड़ा देर से मिली, लेकिन देर से आने के बाद इन्होंने अपनी नई कंपोजिशन दी, नए गाने दिए, स्टेबल किए। बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसी हैं कि जो ऐसी हमारे माशरे में, नूरी बैंड है और भी बहुत सारे के लोग आए, बहुत हिट हुए, फिर ये कंटिन्यू नहीं कर सके तो आज देखें गायब है। सही। तो जल्दी मिल जाए तो उसको स्टेबल करने में, रखने में, उस पर मेहनत करने में बहुत टाइम लगता है, और अगर देर से मिले तो उस देर तक पहुंचने के लिए आपको टाइम लगता है। बहुत बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आपसे मैं पूछना चाहूँगा, स्पेशली उन लोगों से जो स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी खुद जर्नी रही है और बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आके जिस तरह से आपने अपना नाम बनाया है और इस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या समझते हैं किसी भी इंसान की कामयाबी, स्पेशली आर्टिस्ट की ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कौन से 3 पहलू हैं? इसमें भी आपने सब्र बताया और मैनेजमेंट बताया, लेकिन कुछ आप समझते हैं आपकी ज़िंदगी के ये 3 सबक हैं जो बहुत अहम है किसी भी इंसान की ग्रोथ में और उसको आगे लेके जाने में? जी अयाज भाई, देखें सब्र तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैनेजमेंट हो गई, और सबसे ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जिस चीज़ का आपको शौक़ हो उसको सीखें। सही। ताकि जब तक आप कर रहे हैं, गॉड गिफ्टेड कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, लेकिन जब आप सीखते हैं तो फिर समझ के करते हैं, प्लान करके करते हैं, और आगे की प्लानिंग करके करते हैं। तो जब आप सोच के करेंगे, समझ के करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके काम में निखार पैदा होगा। बिल्कुल सही। और नेक नियति ज़रूर रखें, नेगेटिविटी को थोड़ा सा अवॉइड करें, और ओवर थिंकिंग भी आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है कि आप हर वक्त आप सोच रहे हैं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, परेशानी रहेंगे। फिर आप छोड़ दें रब की ज़ात पर, वो सब संभाल लेगी। जब उसने आपको उस वक्त भी खिलाया पिलाया जब आप खुद कुछ करने के काबिल नहीं थे, और फिर पैदा होने के दुनिया में आने के बाद भी आप किसी काबिल नहीं थे, सब कुछ काम उसने अंजाम दिए और आपको आज तक यहाँ तक लेकर आ गया, तो उसने आपके लिए आगे भी सोचा हुआ होगा। हाँ, देर सवेर ज़रूर होती है कि कभी जल्दी मिलता है, कभी देर मिलता है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो चीज़ आपके लिए हो सकता है आप सोच रहे हो अच्छी, लेकिन वो अच्छी होती नहीं है, तो वो इसलिए नहीं मिलती। बचपन में हम अपने हमारे बच्चा किसी जिद कर रहा है, अगर कोयले के लिए जिद कर रहा है कि ये मुझे चाहिए, तो आप उसको कोयला उठा के थोड़ी दे देंगे। आपको पता है कि ये जिद कर रहा है, ये कोयला इसका हाथ जला देगा, इसलिए मैं कोयला नहीं देंगे उसको, बल्कि आप उसको उसकी जगह कुछ और दे देंगे जो उससे बेहतर होगा, अच्छा होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो इसका आपको उस वक्त पता नहीं चलता। बाद में जब आप बड़े होते हैं फिर आपको याद आता है, रियलाइज होता है कि यार उस वक्त तो पागल था, मैं वो मांग रहा था, वो तो वाकई मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं था। तो ये वजह भी हो सकती है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही कि वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो आप किसी और जगह भी ट्राई करें। लेकिन पहले तो जब आप, अल्लाह ताला कहता है मैं किसी की कोशिश को ज़ाया नहीं करता, आप मेहनत करते हैं तो वो मेहनत ज़ाया नहीं होगी, किसी न किसी फॉर्म में आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। आपने अपने स्टूडियो का नाम जीनियस स्टूडियो रखा है, इसकी नाम के पीछे वजह क्या है और किस तरह से इसका पस मंज़र क्या था और किस तरह से ये कंट्रीब्यूट कर रहा है? हाँ, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, इसे एक तो ये कि जीनियस की एक अलग रीज़न है, और वो वर्ड रखा मैंने जो जी से शुरू होता है उसकी रीज़न अलग है। सही। क्योंकि मेरे फादर का नाम गुलजार अहमद है। सही। तो मैंने जी से इसलिए रखा कि मेरे फादर का नाम जी से शुरू होता है। अच्छा, जीनियस की वजह कि जिस वक्त मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक में और मीडिया फील्ड में इन किया, तो उस वक्त बहुत सारे कीबोर्ड लगा के मैं म्यूज़िक किया करता था,
और उस वक्त ये ट्रेंड था कि एक रात में बड़ी मुश्किल से एक एपिसोड का म्यूज़िक होता था। सही। जब मैं आया तो मेरे लिए वो अगर 1 घंटे का एपिसोड है तो 2 घंटे में म्यूज़िक कर दिया करता था। फिर थोड़ा सा फ्लो में आया तो 1 घंटे का एपिसोड 1 घंटे में म्यूज़िक कर दिया करता था। तो फिर मैं, पहले लोग कहते थे यार एक एपिसोड एडिट हो गया है, जावेद साहब को बुला लें, फलां को बुला लें, वो करने एक पूरी रात लगेगी। सही। फिर जब मैं आया तो ये हुआ कितने एपिसोड, ये सर 2 एडिट हो गए, 2 नहीं भाई 4-5 करो, तो फिर बुलाना, फिर 4-5 वो निपटाएगा एक साथ। मतलब मैंने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। एक साथ में कहता था यार, 5 दफ़ा मैंने एक रिकॉर्ड है कि मैंने मेरा घर मेरी जन्नत जियो का एक ड्रामा था, गोल्ड ब्रिज और मुख्तार उसका प्रोड्यूसर था, मुख्तार भाई, गोल्ड ब्रिज की प्रोडक्शन थी, तो वो मैंने 13 के 13 एपिसोड 1 गो में बगैर रुके किए थे, 13 एपिसोड टाइम लाइन पर रख के। तो वो मैंने पूरा चेंज कर दिया। तो उस वक्त लोग बड़े हैरान हो गए कि यार ये कैसे, मतलब बिल्कुल ये चेंज हो गई ना एक चीज़ कि कहाँ वो पूरी रात 5 घंटे में एक एपिसोड होता था 50 मिनट का, और अब 5 घंटे में 5 एपिसोड हो जाते हैं, 8 एपिसोड हो जाते हैं। वो 13 एपिसोड जो थे वो मैंने टोटल 5 से 6 घंटे में किए थे, टाइटल और स्क्रॉल हटा के फटाफट करके। तो वो उस वक्त मैं जहाँ जाता था तो वहाँ उस वक्त मेरी बहुत ज़बरदस्त स्तुति बोलते थे अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो हैरान होते थे लोग। तो कोई मुझे म्यूज़िक मशीन कहता था, कोई इनोवेटर कहता था, कोई फास्ट मशीन कहता था। तो मैं फिर, हमारे एक दोस्त हैं आजम भाई, उनका स्टूडियो उन दिनों था एक्सपर्ट्स के नाम से, तो मैं भी उन दिनों अपना स्टूडियो फॉर्म कर रहा था। तो वो एक्सपर्ट नाम मैंने सोचा हुआ था, फिर उन्होंने रख लिया। तो मैंने कहा यार अब एक्सपर्ट तो उन्होंने रख लिया। फिर मैंने सोचा यार मैं अपने फादर के नाम से जी से ढूंढता हूँ, तो भी जी से मुझे जीनियस। आई से पहले मैं सोचता था तो इनोवेटर्स के नाम से मेरा खत, लेकिन इनोवेटर्स से ज़्यादा मैंने कहा नहीं यार फादर के लिए, तो जी से मेरे फादर का नाम भी आ रहा था गुलजार अहमद, और जी से जीनियस भी आ रहा था, तो इस तरह जीनियस रैकेट। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी क्योंकि आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं, और जदीद जो है वो उसमें सोशल मीडिया है सारी चीज़ों में, तो मैनेज कैसे करते हैं? आमतौर पे आर्टिस्ट के लिए तो कहते हैं ना कि उनकी कोई ज़िंदगी का प्लानिंग नहीं है, लेकिन मैंने आपको देखा और आपने बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ भी काम किया कि ज़िंदगी में टाइमिंग और प्लानिंग ये कितनी इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए कामयाब होने में। देखिए, म्यूज़िक में करता हूँ तो म्यूज़िक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2 ही होती है, एक टाइमिंग और एक प्लानिंग। अगर आप टाइमिंग से आउट है आप म्यूज़िक कर ही नहीं सकते, और अगर आप प्लान नहीं करते, प्लानिंग नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो भी आप म्यूज़िक नहीं कर सकते। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। अच्छा, नॉर्मली लोग जो भी जितने भी काम करते हैं वो ज़्यादा काम इसलिए करते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाएं। सही। अच्छा, मैं ज़्यादा काम इसलिए नहीं करता कि ज़्यादा पैसे कमाऊँ। मैं बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, अपनी मर्ज़ी के क्लाइंट्स के साथ, मर्ज़ी के टाइम पे, क्योंकि मैं उस काम को वो मजदूर की तरह ईंटें रख के दीवार बनाने पर कायल नहीं, मैं कायल हूँ कि यार उसको सुपरवाइज़र की तरह, एक इंजीनियर की तरह देखूँ किस तरह जाएगा, किस तरह रखना है, कि बड़े मज़े ले, क्योंकि मेरा पैशन और प्रोफेशन एक ही है। बिल्कुल सही। तो मैं अपने काम में थकता भी नहीं हूँ, जितना मेरा 24 घंटे भी जाग के मैंने काम किया है, और वैसे भी नॉर्मली 16, 17, 18 घंटे काम करता हूँ, 4, 6, 8 घंटे सोता हूँ। तो उसमें मुझे जितना मैं काम करता हूँ मज़ा आता है। अगर थका हुआ होता हूँ तो अपना काम करके और फ्रेश हो जाते हैं आप। सही। तो इसलिए मैं काम करता हूँ अपनी तस्कीन के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा क्लाइंट है उसको भी मज़ा है। अगर सिर्फ मुझे मज़ा आ रहा है उसको मज़ा नहीं आया तो बेकार है। अब मेरे पास तो ऐसे भी क्लाइंट है जिनको फ्लूट बहुत पसंद है, तो वो कहते हैं यार फ्लूट ही बजाओ मेरे बैकग्राउंड में, मेरे गाने में। अब बहुत सारे ऐसे कहते हैं यार मुझे पियानो चाहिए, फ्लूट बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब इसमें ना पियानो का कसूर है ना फ्लूट का कसूर है, उस शख्स की पसंद का कसूर। तो हमें हर क्लाइंट को उसके पसंद के हिसाब से ही जाकर, उसके लेवल पे जाकर उसको सेटिस्फाई करना होता है। तो सबसे पहले उसकी सेटिस्फेक्शन, फिर उसके साथ साथ हमारी सेटिस्फेक्शन, और फिर जो अगर आउटपुट कहीं जाती है, कोई सुनता है, कोई देखता है, तो वो भी मज़ा आए उसको भी सुनने और देखने का। तो इन तीनों चीज़ों को मरूज़ खातिर रखते हुए अपने लिमिटेड काम करें। काम भले सब करता हूँ मैं, एक टाइम होता है कि जी इस टाइम मैंने वीडियोस एडिट करने हैं, इतने टाइम मैंने म्यूज़िक करना है, इतने टाइम आज के दिन वहाँ शूट है, 2 दिन मेरी क्लासेस हैं, 3 दिन मैंने ये करना है। तो इस तरह अगर आप पूरा मेरी आप डायरी चेक करेंगे तो बचपन से मैं डायरी लिखता हूँ अपनी अपॉइंटमेंट की। मेरे फादर से मुझे ये शौक़ लगा था, मतलब एक आदत, अच्छी आदत। बहुत सारी मैंने अपनी चीज़ें अपने फादर से सीखी हैं, तो उसमें ये भी था टाइम की पाबंदी है, हर चीज़ लिख के करो तो याद रहेगा। तो मैं हर चीज़ लिख लेता हूँ कि इतने पूरे टाइम टू टाइम, डे टू डे मेरे पास 15-15, 20-20 दिन का स्केड्यूल हुआ होता है। तो इसलिए मैं सारे काम अपने उस हिसाब से, और फिर मैं कुछ स्पेयर टाइम भी रखता हूँ कि अर्जेंट काम आ जाए, कोई अचानक काम आ जाए, तो फिर वो आराम के टाइम में से वो टाइम निकाल वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और मुझे अंदाज़ा है कि आपके साथ बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है, क्योंकि मुझे आपके साथ एनर्जी लेवल यूँ लगता है कि बिल्कुल एक जैसा है, और कोई जो एक अपनाइयत का जो वो क्या एहसास है वो बहुत रहता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि वो मेहनत करने के बावजूद जो है वो उनका कोई हाथ नहीं पकड़ रहा, उनका कोई साथ नहीं दे रहा, या वो माशरा जो है वो उन्हें वो मुकाम और पजीराई नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए?
ठीक है, ये भी बताता हूँ, लेकिन आपका थैंक यू अगेन कि आप ने किया। और आप माशाल्लाह जब मैं आपके देखता हूँ कि आप बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, लोगों को करा रहे हैं, अपनी उम्र से बड़े बड़े, अपने दादा की उम्र और बाप की उम्र के लोगों को आप सिखा रहे होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है मुझे, क्योंकि आपके अंदर भी वो जज्बा नजर आता है कि पॉजिटिविटी को फैलाएं, लोगों को अच्छाई की तरफ लेके चलें, कामयाबी की तरफ लेके चलें, उनके अंदर से नाउम्मीदी, नामुरादी और एक तरह की जो वो कहते हैं एंजाइटी जो आ जाती है, उसको ख़त्म करके पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, ताकि फिर वो भी आगे दूसरे लोगों में वो पॉजिटिविटी फैलाएं। तो बाकी यह है कि फैमिली को भी मेंटेन करना पड़ता है। फैमिली अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत अच्छे, मेरे बेटियाँ, बेटी मेरी बड़ी डॉक्टर है, आई डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में होती है, और एक प्राइवेट ओपीडी भी करती है। दूसरी बेटी ने अभी बीएस किया है यूनिवर्सिटी से, कीट यूनिवर्सिटी से, और बेटे जो है माशाल्लाह वो भी इंजीनियरिंग की है उन्होंने, और साथ साथ वो सोशल मीडिया के बड़े चैम्पियन हैं, तो वो भी अल्लाह का बहुत करम ही चल रहा है। बाकी मैसेज सिर्फ ये है कि देखें, आप नीयत साफ़ रखें, आपकी मंजिल आसान होती रहेगी, क्योंकि कामयाब वो शख्स नहीं है जिसका कहते हैं कि जी ये इसकी किस्मत अच्छी, इसका नसीब अच्छा है तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब है। कामयाब वो शख्स है जो अपने नसीब पर खुश है। वाह, कि जो उसको मिला है, हर शख्स बादशाह नहीं हो सकता, हर शख्स वज़ीर नहीं हो सकता, अल्लाह ताला ने सबकी जगहें रखी हैं। आप अपनी पर्सनालिटी के, अपनी दुनिया के बादशाह बने, और आप इसके अंदर अपने लोगों को मुकर्रर करें, और फिर एज एक बादशाह की तरह अपने आप को ट्रीट करके लेके चलें। तो उसमें सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि आपको सब्र के साथ सारी चीज़ें करनी है, जल्दी उतावलापन नहीं करना, बावले नहीं होना अपने किसी ख्वाब के पीछे, क्योंकि ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बिल्कुल सही। तो उस सोने ना देने के पीछे सिर्फ थिंकिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग, अमल करना है। कोई काम करना चाह रहे हैं, उसको सीखना है, सीखने के बाद भी इतना आउटपुट नहीं मिल रहा, और सीखें, स्पेशलाइज हो। आप ही देखें कि आप सोच रहे हैं मुझे इतना काम आता है, मैं हिट नहीं हो सका, कामयाब नहीं हो सका। आपको हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं और ज़ीरो हैं। वो क्यों ज़ीरो हैं? क्या तो उनके अंदर एजुकेशन नहीं थी, या सब्र नहीं था, या उनके अंदर एक तरह से वो मनफी ज़्यादा, उन्होंने जो एनर्जी होती, मनफी एनर्जी को ज़्यादा अपने अंदर वो कर लिया। तो आपने क्या करना है कि ये सोचेंगे यार, ये मेरे साथ के 10,000 लोग जो हैं, 5,000 लोग जो हैं, या 2,000 जो आपके करीब के जानने वाले हैं आपकी फ़ोन बुक लिस्ट में, उनमें आप कितने नंबर पे आते हैं? अगर अपनी फील्ड के लोगों को आप बिल्कुल सही करें, अगर आप 1000 के अंदर कहीं आते हैं तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि हायर नहीं, और अगर आप बात 150 के अंदर आते हैं तो फिर वो आप रेगुलर हैं। तो अपने आप को स्पेशल बनाएं, फिर देखें लोग आपको कैसे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत थैंक यू सो मच आपकी कीमती ख्यालात का। और जिस तरह से इमरान साहब ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के बादशाह बने, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की ऑनरशिप लें, अपनी आदतों को, अपने रवैयों को, सबसे बढ़कर अपनी सोच को मुस्बत रखें, मेहनत करते रहें, कामयाबी एक दिन ज़रूर आपको मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।